अभी हाल ही में सिक्किम में हमें एक बहुत दर्दनाक और एक बहुत दुखद घटना देखने को मिली है, जहां पर एक ग्लेशियल आउटबर्स्ट की वजह से, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट की वजह से तकरीबन 10 से ज़्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है और कई लोग अभी भी मिसिंग हैं, जिसमें कई सेना के ऑफिसर्स भी शामिल हैं। तो जाहिर तौर पर बहुत दुखद घटना है। आज इस वीडियो में हम इसी पूरे विषय पर विस्तार से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट की घटना है, इस घटना के दौरान होता क्या है, क्या इसके इम्पैक्ट होते हैं। इन्हीं तमाम बातों को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज यानी कि खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट के बारे में बात करेंगे। इसके बाद भारत में इसको लेकर कितना खतरा मौजूद है, उस खतरे को भी समझेंगे और इस पूरी घटना का प्रभाव क्या होता है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है, उस पर भी बात करेंगे। आगे की राह क्या हो सकती है, उसको भी समझेंगे और अंत में एक सवाल पर भी बात होगी। सवाल जो होगा वो प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में उस सवाल के जवाब को लिख सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जुड़ा हुआ है और आप इसे डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि आपदा प्रबंधन जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जब आप भारत के मैप को देखेंगे तो आपको ऊपर वाले हिस्से में बहुत सारे हिमालयी पहाड़ दिखाई देंगे। बहुत सारे ऐसे पहाड़ हैं जहां पर ग्लेशियर्स मौजूद हैं। सिक्किम भी उन्हीं में से एक है जहां पर आपको ग्लेशियर्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो ग्लेशियर्स हैं ये हजारों लाखों सालों से यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार तापमान में उतार चढ़ाव की वजह से इनकी जो बर्फ है वो बर्फ पिघलती रहती है। अब क्योंकि ये हजारों सालों से मौजूद हैं तो इनका जो पानी पिघल के आ रहा है वो पानी धीरे धीरे इकट्ठा होता रहता है और एक समय आकर ये पानी बहुत बड़ा विशाल आकार ले लेता है। इसको हम तालाब भी कह सकते हैं, ये झील का रूप ले लेता है, लेक की स्ट्रक्चर बन जाती है। तो एक बहुत बड़ी संरचना बन जाती है। लेकिन सबसे विशेष बात यह है कि ये जो नया झील बनी है, ये जो नया तालाब बना है, इस तालाब में सीमा टूटने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है, क्योंकि ये जो तालाब है ये तालाब एक अस्थिर बर्फ के पास मौजूद है। जो बर्फ है पूरी तरह से अनस्टेबल है और इसकी जो तलछट है, इसका जो निचला हिस्सा है वो मलबे से बना हुआ है, तो इसके टूटने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। तो ऐसे में किसी भी एक घटना की वजह से ये जो पूरा तालाब है इसका पानी ऊपरी हिस्से से निकल के निचले निचले हिस्से में आ सकता है। कैसे आ सकता है, कौन कौन से रीजन हो सकते हैं? तो एक रीजन तो यही हो सकता है कि इसकी जो बाउंड्री है वो टूट जाती है। तो जब बाउंड्री टूट जाएगी तो जाहिर तौर पर उसका पानी बाहर आ जाएगा। इसके अलावा अगर बर्फ बहुत ज्यादा पिघलने लगती है, तापमान बढ़ेगा तो बर्फ पिघलेगी और बर्फ पिघलने का जो दर है, जो रेट है, अगर वो ज्यादा हो जाएगा तो झील में अपने आप पानी बढ़ जाएगा। तो इसकी वजह से जो पानी है वो बाहर आ सकता है। इसके अलावा भूकंप की स्थिति की वजह से भी अगर किसी सिचुएशन में अर्थक्वेक आता है तो वहां पर भी जो पानी ऊपरी हिस्से में मौजूद है वो पानी झील से बाहर निकल के निचले हिस्से में आ जाएगा। और अभी हाल ही में सिक्किम में जो घटना हुई है उस घटना को कहीं ना कहीं इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। क्योंकि आपको याद होगा कि बीते दिनों हमें एक भूकंप की घटना देखने को मिली थी जिसका जो एपिसेंटर था, जिसका जो केंद्र था वो नेपाल में मौजूद था। और इस घटना की वजह से भारत के कई इलाकों में भी भूकंप के झटके देखने को मिले थे। तो सिक्किम भी इनमें से एक था। तो ऐसा कहा जा रहा है कि इन्हीं भूकंप के झटकों की वजह से जो पूरी लेक थी उस लेक का पानी बाहर आ गया और सिक्किम के कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। तो ये भी एक रीजन है। इसके अलावा ज्यादा वर्षा भी एक रीजन हो सकती है। अगर किसी इलाके में बारिश बहुत ज्यादा होती है तो वहां पर भी हमें ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट की घटना देखने को मिल सकती है। तो इन घटनाओं की वजह से, इन तमाम कारकों की वजह से जो ऊपरी हिस्सों में, क्योंकि ग्लेशियर्स जो है वो पहाड़ों पे मौजूद हैं, तो ये झीलें भी ऊपरी हिस्से में बनती हैं। तो जब वहां पर किसी कारण की वजह से ग्लेशियर आउटबर्स्ट होता है तो पानी जो है वो ऊपरी हिस्से से निकल के निचले हिस्से में आ जाता है और निचले हिस्से में बाढ़ जैसी स्थिति हमें देखने को मिलती है, जैसा कि वर्तमान समय में सिक्किम में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इससे पहले की घटना की बात करें तो इससे पहले उत्तराखंड में एक झील है जिसका नाम है चोराबाड़ी ताल। इस ग्लेशियर झील में भी हमें इसी तरह की घटना देखने को मिली थी साल 2013 में और वहां पर भी बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। तो ये तो इस पूरी घटना के एक ओवरव्यू की बात हुई कि ये ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट होता क्या है।
अब हम सिक्किम को समझते हैं कि सिक्किम इस पूरी घटना के प्रति इतना ज़्यादा वल्नरेबल क्यों है। तो हमने पहले भी बात की कि सिक्किम में बहुत सारी ग्लेशियर्स जो है वो मौजूद हैं। सिक्किम हिमालयी क्षेत्र का हिस्सा है, तो वहाँ पर ग्लेशियर भी मौजूद हैं और ग्लेशियर जो है वो लगातार पिघल रहे हैं। तापमान बढ़ रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिसकी वजह से जो ग्लेशियर है वो लगातार पिघलते जा रहे हैं और वहाँ पर लगातार झीलों का निर्माण हो रहा है और जो झीलें पहले से मौजूद हैं उनका विस्तार हो रहा है। बीते दिनों एक रिपोर्ट आई थी, स्टेट का जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसकी ओर से एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें यह बताया गया था कि वर्तमान समय में सिक्किम में ऐसी तकरीबन 300 से ज़्यादा झीलें मौजूद हैं जिनका निर्माण ग्लेशियर्स की वजह से हुआ है और इसमें से 10 झीलें ऐसी हैं जो कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट के लिए बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं। यानी कि इन 10 झीलों में हमें इस तरह की घटना देखने को मिल सकती है और एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं और ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि लगातार पिछले कुछ समय से जलवायु परिवर्तन की वजह से तापमान जो है वो बढ़ रहा है। तापमान बढ़ेगा तो हमने पहले भी बात की कि इस तरह की घटनाएं और ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं। तो ये तो इस पूरी घटना की बात हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि भारत इस लिहाज से कितना ज़्यादा वल्नरेबल है। पूरे भारत के एक बार ओवरव्यू को जानने की कोशिश करते हैं। तो बीते दिनों एक रिपोर्ट जारी हुई थी, जिस रिपोर्ट में बताया गया था कि दुनिया में तकरीबन 15 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट के प्रति बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं। वो इस पूरी घटना से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं और इसमें एशियाई और दक्षिण अमेरिका के जो पहाड़ी इलाके हैं, जो हिल वाला एरिया है, जो माउंटेन वाला एरिया है, वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो इस घटना के प्रति सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं, सबसे ज़्यादा संवेदनशील हैं। अगर केवल एशिया की बात करें तो एशिया में तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि ग्लेशियर्स के 10 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। तो अगर वो ग्लेशियर्स के 10 किलोमीटर के दायरे में रहेंगे तो ज़ाहिर तौर पर वो इस पूरी घटना के प्रति बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाएंगे। तो ये तो एशिया की बात हुई और एशिया में भी भारत, पाकिस्तान और चाइना, ये 3 देश ऐसे हैं जो कि इस घटना के प्रति सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको ग्लेशियर्स की संख्या दूसरे देशों की तुलना में कंपैरेटिवली ज़्यादा दिखाई दे जाएगी। तो ये तो भारत की, एशिया की बात हुई, विश्व की बात हुई। अब भारत के बारे में बात करते हैं। तो अगर भारत के बारे में बात करें तो मुख्य तौर पर भारत में अगर आप देखेंगे तो एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में 2009 के बाद से जो हिमालयी क्षेत्र है वहाँ पर 25 झीलों और इस तरह की जो वाटर बॉडीज हैं उनका निर्माण हुआ है और लगातार ये प्रोसेस जारी है। लगातार बर्फ पिघल रही है भारत के इलाकों में, भारत के पहाड़ी इलाकों में, और बर्फ पिघलने की वजह से नई झीलों का निर्माण हो रहा है और जो पुरानी झीलें हैं, पुरानी झीलें लगातार एक्सटेंड हो रही हैं। तो इस तरह से भारत में ये खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और भारत के हिमालयी क्षेत्र के जो राज्य हैं वो इस घटना के प्रति बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं। 6 राज्य हैं जो इस घटना के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं, जिसमें आपको जम्मू कश्मीर मिल जाएगा, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश है। तो ये 6 राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं जो कि इस लिहाज से बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और जो ग्लेशियर का आउटबर्स्ट होता है उसका प्रभाव क्या रहता है, उसका इम्पैक्ट क्या रहता है, उसके इम्पैक्ट पर बात कर लेते हैं। तो इसका जो सबसे पहला इम्पैक्ट है वो ये है कि इसकी वजह से जानमाल का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ह्यूमन कैपिटल का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। हमने वर्तमान घटना में भी देखा कि तकरीबन 10 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है और अभी भी 25 से ज़्यादा लोग जो है मिसिंग है, तो उनके बारे में भी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। तो जाहिर तौर पर जानमाल को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान होता है। इसके अलावा इसकी वजह से क्योंकि पानी आ रहा है, बाढ़ आ रही है, तो जो साफ सफाई की जो व्यवस्था है वो प्रभावित होती है, तो बीमारियों का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। खासतौर पर अगर कालरा की बात करें, हैजा की बात करें, तो वो गंदे पानी में फैलता है। तो इस तरह की जब कोई सिचुएशन आती है तो वहाँ पर बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। एक तो ये हुआ, दूसरा ये हुआ, इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। जैसे अगर हालिया घटना का एग्जाम्पल लें तो वहाँ पर एक डैम भी मौजूद था, लेकिन झील से पानी इतनी गति से आया कि डैम भी प्रभावित हो गया, डैम भी टूट गया और डैम का पानी भी शहरों में घुस आया है। तो एक तो डैम प्रभावित हुआ, इसके अलावा आसपास की जो बिजली उत्पादन की संरचना थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो भी प्रभावित हुआ और दूसरे तमाम चीज़ें भी इसकी वजह से प्रभावित हुई हैं सिक्किम में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी इस तरह की घटनाओं का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा अब इन तीनों की वजह से सरकार पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ जाता है, क्योंकि सरकार को अब जो जो नुकसान हुआ है
उस नुकसान को कम करने पर ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। अब जब सरकार उस नुकसान की भरपाई पर खर्च करेगी, तो इसकी वजह से सरकार लोगों के सामाजिक विकास पर खर्च नहीं कर पाएगी, सरकार लोगों के स्वास्थ्य पर खर्च नहीं कर पाएगी, सरकार निवेश नहीं कर पाएगी। निवेश नहीं होगा तो देश की अर्थव्यवस्था, जो राज्य की इकोनॉमी है, वो प्रभावित होगी। तो इसकी वजह से सरकार पर जो दबाव है, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये इसके 4 इम्पैक्ट हुए जिन्हें आप लिख सकते हैं, और अगर इस पर सवाल आता है तो आप इसको कोट कर सकते हैं। इसके अलावा अब अंत में आगे की राह की भी बात कर लेते हैं कि किस तरह के उपाय अपनाए जा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला उपाय यही होगा कि आपको जो क्षेत्र बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जो ग्लेशियर आउटबर्स्ट होता है उसके लिहाज से, उन क्षेत्रों की आपको पहचान करनी होगी। सबसे पहले आपको मार्क करना होगा कि ये क्षेत्र है जो कि इस लिहाज से बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, ताकि उन क्षेत्रों पर इस लिहाज से ज़्यादा ध्यान दिया जा सके। तो सबसे पहले मार्किंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद आपको प्रौद्योगिकी विकसित करनी होगी, आपको टेक्नोलॉजी बनानी होगी। कैसी टेक्नोलॉजी? तो आपको बनाना होगा अर्ली वार्निंग सिस्टम। आपको अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप करना होगा, जिस सिस्टम के माध्यम से आप ये पता लगा सकते हैं, पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि ये जो लेक है, इस लेक में हमें इस तरह की घटना देखने को मिल सकती है। तो अगर हमारे पास इस तरह का कोई सिस्टम मौजूद होगा, तो उस सिस्टम के माध्यम से हम बहुत आसानी से इस तरह की घटना में जो नुकसान होता है, उस नुकसान को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। क्योंकि जब हमारे पास पूर्वानुमान मौजूद होगा, हमें पहले से ही पता होगा कि इस लेक में इस तरह की कोई घटना हो सकती है, तो हम वहाँ से लोगों को पहले से जाने के लिए कह देंगे, वहाँ पर लोगों को पहले से ही तैयार किया जा सकता है। तो ये सिस्टम विकसित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा एक जो विशेष बात ये भी है कि हमें उन क्षेत्रों में जो निर्माण हो रहा है, यानी कि जिन क्षेत्रों की हम पहचान कर रहे हैं, इस जो क्षेत्र इस घटना के लिए बहुत वल्नरेबल हैं, उन क्षेत्रों में जो हम मकान बना रहे हैं, उन क्षेत्रों में जो हम होटल बना रहे हैं, जो दूसरा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, उस काम के लिए हमें और ज़्यादा बेहतर मानक निर्धारित करने होंगे। यानी कि जो भी कंस्ट्रक्शन होगा, वो मानकों के भीतर रहते हुए किया जाएगा। क्योंकि अक्सर ये देखने को मिलता है कि जिस तरह के जो इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर मानकों का बहुत बेहतर ढंग से पालन नहीं होता। अगर वहाँ पर बिल्डिंग्स को वाटर के लिहाज से रेज़िलिएंट बनाया जाए, तो ज़ाहिर तौर पर हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के नुकसान को कम कर सकते हैं। जो डैम टूटा है, अगर उस डैम की हम सही ढंग से मरम्मत करते, अगर उसको और ज़्यादा मजबूत रखते, तो ज़ाहिर तौर पर वो डैम नहीं टूटता। ज़ाहिर तौर पर वहाँ पर बिजली बनाने का जो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, उसको कोई नुकसान नहीं होता। तो यहाँ पर ये ज़रूरी है कि हम निर्माण गतिविधियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना रहे हैं, उसके लिए मानक निर्धारित करें और उन मानकों का पालन भी सुनिश्चित किया जाए। तो ये तो एक उपाय हुआ। इसके अलावा जो स्थानीय लोग हैं, जो लोकल कम्युनिटी है, उसको सरकार के साथ जोड़ने की ज़रूरत है, उसको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जोड़ने की ज़रूरत है। क्योंकि इस तरह की जब कोई घटना आती है, तो अक्सर जो जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उससे पहले लोकल लोग वहाँ पहुँचते हैं। तो अगर उनको ट्रेनिंग मिलेगी, अगर उनको प्रशिक्षण मिलेगा किस तरह की घटना में किस तरह का काम किया जाना चाहिए, इस तरह की घटना में लोगों को सुरक्षित कैसे किया जाए, इस तरह की घटना में जो नुकसान होता है, उस नुकसान को कैसे कम किया जाए, तो ज़ाहिर तौर पर ओवरऑल हम इस तरह की घटनाओं के इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं। तो लोकल कम्युनिटी का प्रशिक्षण बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको ट्रेन किया जाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये कुछ उपाय हुए जिन उपायों के माध्यम से हम ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट की जो घटना है, उसके नुकसान को, उसके इम्पैक्ट को, उसके प्रभाव को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। तो ये आगे की राह हुई। अब अंत में हम एक सवाल की भी बात कर लेते हैं। सवाल जो है वो मुख्य तौर पर प्रीलिम्स का है, और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। आज का हमारा सवाल है कि चोराबाड़ी ताल भारत के किस राज्य में मौजूद है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम, या ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब देना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके अलावा यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। और साथ ही आपको ये जानकारी भी मिल गई होगी कि अब से इन न्यूज़ प्रोग्राम की जो टाइमिंग है, उसमें थोड़ा बदलाव किया गया है। अब आपको इन न्यूज़ प्रोग्राम रोज 3:30 पर देखने को मिलेगा। 3:30 बजे आपको रोज ये प्रोग्राम देखने को मिल जाएगा। तो जो लोग अभी तक इस सूचना से अवगत नहीं हुए हैं, अभी इस बारे में नहीं जानते हैं, उनको भी आप जल्द से जल्द सूचित कर दीजिए, उनके साथ इस सूचना को साझा कर दीजिए, इस वीडियो को साझा कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चले, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस पूरी सीरीज़ का, हमारे पूरे काम का फ़ायदा मिल सके, लोगों को प्रभावित हो सके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।